ओके सो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमने अपने एक्यूट इन्फ्लेमेशन सारा कर लिया है। आई होप आपको वो सारा अच्छे से समझ आ गया होगा। आज जो हमारा टॉपिक है वो है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन एक्यूट इन्फ्लेमेशन के लिहाज से बहुत 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 ज़्यादा आसान है। मैं आपको पहले बता देती हूँ आउटकम्स में कि यहाँ पे आपको कौन सी चीज़ें जो हैं वो क्लियर होनी चाहिए। ठीक है जी। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में हम ये देखेंगे कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में जो सेल्स इन्वॉल्व है ना, स्पेशली मैक्रोफेजेस और लिम्फोसाइट्स, उनका क्या रोल है। बस इतनी सी बात आप लोगों ने समझनी है कि मैक्रोफेजेस किस तरह से एक्टिवेट होते हैं, लिम्फोसाइट किस तरह से एक्टिवेट होते हैं और इन दोनों का आपस में एक फीडबैक साइकिल होता है, वो कैसे चलता है। ठीक है। मैक्रोफेज के आगे दो तरह के एक्टिवेशन के पाथवेज हैं, यानी एक ही क्लासिकल पाथवे के थ्रू एक्टिवेट होती है और दूसरा ऑल्टरनेटिव पाथवे के थ्रू। सो ये हमने समझना है, लिम्फोसाइट का रोल समझना है। उसके बाद क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में कुछ और सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि इयोजिनोफिल होते हैं, मास्ट सेल्स होते हैं, न्यूट्रोफिल्स होते हैं। तो किन कंडीशंस में होंगे ये मैं आपको ब्रीफली सा बताऊंगी। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो अपने ग्रैनुलोमा का कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक है, कि ग्रैनुलोमा क्या है और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में अगर ग्रैनुलोमा बनता है तो इसकी कौन सी दो टाइप्स हैं, ये बनता क्यों है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात ये कि कौन कौन से डिजीजेस में ये बनता है और हम कैसे फिर उन डिजीजेस को डायग्नोज करते हैं। ठीक है। तो ग्रैनुलोमा का जो कॉन्सेप्ट है रिगार्डिंग टू क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपकी सारी स्पेशल पैथों में भी कहीं ना कहीं डिफरेंट शक्ल्स में आपके पास आता रहता है, मुख्तलिफ शक्लों में आपके पास आता रहता है। ठीक है। सो हमने मैक्रोफेजेस पढ़ने हैं, लिम्फोसाइट्स पढ़ने हैं, इन सेल्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है, ग्रैनुलोमा के बारे में पढ़ना है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की जो मॉर्फोलॉजी है, मॉर्फोलॉजी में अगेंस्ट यही आपके पास ग्रैनुलोमा वगैरह आ जाएगा। और उसके अलावा हम देखेंगे कि ओवरऑल जो इन्फ्लेमेशन है उसके सिस्टेमिक इफेक्ट क्या होते हैं। सिस्टेमिक इफेक्ट मैंने थोड़ी से पहले भी आपको बताए कि ओवरऑल इन्फ्लेमेशन की वजह से आपको फीवर हो जाता है। ठीक है। उसके अलावा आपके पास कुछ रिस्पॉन्स आता है जिसे हम कहते हैं एक्यूट फेस रिस्पॉन्स। उस एक्यूट फेस रिस्पॉन्स में कुछ प्रोटीन्स जो लिवर में से बन रहे होते हैं उनका नंबर इंक्रीज करता है। इसके अलावा और क्या होता है, आपके बोन मैरो से WBC ज्यादा बनना शुरू होते हैं तो ल्यूकोसाइटोसिस होता है, और अगर ये टॉक्सिन्स वगैरह ब्लड के अंदर चले जाएं तो उस कंडीशन में सेप्सिस होता है, सेप्टिक शॉक होता है और डेथ हो जाती है। तो ये जो कुछ इफेक्ट है सिस्टेमिक सर्कुलेशन के, हमने इनके बारे में पढ़ना है। तो ये आपका आउटकम है जो आपको क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में सारे का सारा पढ़ना है। सो स्टार्ट करते हैं। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का क्या मतलब होता है? ऐसी इन्फ्लेमेशन जो प्रोलॉन्ग हो गई हो। ठीक है। ऐसी इन्फ्लेमेशन जो प्रोलॉन्ग हो जाए, जिसका ड्यूरेशन इनहेंस हो जाए, ज्यादा हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं? क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन कहते हैं। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में आपको तीन चीजें जो है वो नजर आती हैं। एक तो उस एरिया में इन्फ्लेमेशन होगी, जाहिर है इन्फ्लेमेशन तो होगी, लेकिन साथ ही साथ जब हमने एक्यूट इन्फ्लेमेशन की बात की थी तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन में आपको वहां पे क्या मिलना था? कुछ वेस्कुलर चेंजेस मिलने थे और कुछ सेलुलर चेंजेस मिलने थे ना। यहाँ पे उस इन्फ्लेमेशन के साथ साथ आपको क्या मिलती है? टिश्यू डिस्ट्रक्शन भी मिलती है। अब टिश्यू डिस्ट्रक्शन क्यों होना शुरू हो जाती है? क्योंकि इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा प्रोलॉन्ग पीरियड से चली आ रही है, टी सेल काफी ज्यादा देर से एक्टिवेट हुए हुए हैं, मैक्रोफेज एक्टिवेट हुए हुए हैं, तो जाहिर है वो कुछ ऐसे टॉक्सिन्स रिलीज करना शुरू कर देंगे जो आपके टिश्यू को भी डैमेज करेगा, और कहीं ना कहीं वहां पे रिपेयरिंग का प्रोसेस भी स्टार्ट हो चुका होगा ताकि टिश्यू जो है वो रिपेयर करे। तो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के तीन फीचर्स होते हैं। एक तो उस एरिया में इन्फ्लेमेशन होगी, साथ ही साथ आपको क्या मिलेगा? टिश्यू डैमेज भी मिलेगा, और थर्ड बात है कि कुछ एरिया अपने आप को रिपेयर करने की कोशिश कर रहा होगा। ठीक है। तो ये तीन जो है वो मेन पॉइंट्स हैं क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के। अब ये जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है, या तो इसके कॉजेज क्या हो सकते हैं? तो इसके कॉजेज बहुत आसान से हैं। वही बात है कि या तो आपके पास क्या है, कोई परसिस्टेंट इन्फेक्शन है। ठीक है। क्या है? कोई परसिस्टेंट इन्फेक्शन है और उस परसिस्टेंट इन्फेक्शन को बॉडी एरेडिकेट नहीं कर पा रही, उससे पहले आपकी बॉडी में एक्यूट इन्फ्लेमेशन हुई, लेकिन एक्यूट इन्फ्लेमेशन को खत्म नहीं किया जा सका, रिपेयरिंग नहीं हो सकी, तो वो प्रोग्रेस कर गई और किस में चली गई? क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में। ठीक है। कोई ऐसा इन्फेक्शन जैसे कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वो एग्जांपल देता है। अगर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस आपकी लंग्स में चला जाता है, ये पहले एक्यूट इन्फ्लेमेशन वहां पे कराता है, लेकिन इसको रेडिकेट नहीं किया जा सकता, दैट्स वाई किसमें कन्वर्ट हो जाता है? क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में। कोई अनरिजॉल्व एक्यूट इन्फ्लेमेशन जैसे कि लंग में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, उसे नहीं खत्म किया जा सकेगा तो वो लंग एब्सेस एंड क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का पार्ट बन जाएगा। ठीक है। सो परसिस्टेंट इन्फेक्शन हो सकते हैं हमारे पास। उसके अलावा कोई हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। ठीक है। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस में उसने दो तरह की चीजों के बारे में बताया
बताया हुआ है कि कोई एलर्जिक रिएक्शन है आपकी बॉडी में या ऑटो इम्यूनिटी है। जाहिर है कोई एलर्जिक रिएक्शन, अगर आप किसी चीज से एलर्जिक हो, फॉर एग्जाम्पल आप किसी डस्ट पार्टिकल से एलर्जिक हो, तो ये डस्ट पार्टिकल जैसे ही आपकी बॉडी में जाएगा इसके अगेंस्ट पूरा इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा। फिर आपको पता है हमारे एनवायरमेंट में इतनी सारी चीजें हैं, हम उनको मतलब खत्म तो नहीं कर सकते, फिर डस्ट पार्टिकल जाएगा, फिर जाएगा, बार बार इम्यून सिस्टम जो है वो उसको रिस्पॉन्ड करेगा और वहां पे क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन कॉज कर देगा। सेम एज ऑटो इम्यूनिटी में आपकी बॉडी की अपनी एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनती हैं, इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है, तो वो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाती है, जैसे कि रूमेटाइड आर्थराइटिस हो गया। ठीक है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन इंडिकेट करेगी कि अंदर कोई डिजीज चल रहा है और वो ऑटो इम्यून डिजीज है, और ऑटो इम्यून डिजीजेस को की रीजंस को एरेडिकेट करना या निकालना तो आसान नहीं है, इसलिए इन्फ्लेमेशन जो है वो क्रॉनिक में कन्वर्ट हो जाएगी एक्यूट फेज से निकल के। देन थर्ड बात कहता है कि और कॉज क्या हो सकता है, कहता है कोई भी टॉक्सिन हो सकते हैं जो आपके इम्यून सिस्टम को बार बार स्टिमुलेट करेंगे और इम्यून रिस्पॉन्स को इतना बढ़ा देंगे कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन वहां पे पड़ी हुई होगी। ये जो टॉक्सिन्स हैं ये एंडोटॉक्सिन्स भी हो सकते हैं और एक्सोटॉक्सिन्स भी हो सकते हैं। एक्सोटॉक्सिन्स में कोई बंदा ऐसी जगह पे काम करता है कि बार बार उसका सिलिका से एक्सपोजर है, सिलिका उसकी बॉडी में जा रहा है, सिलिकोसिस कराता है, और सिलिकोसिस में भी क्या होती है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन पड़ी होती है। सेम एज एंडोटॉक्सिन्स में क्या चीज हो सकती है, लिपिड और कोलेस्ट्रॉल अगर किसी की बॉडी में बहुत ज्यादा है और वेसल के अंदर डिपॉजिट हो रहे हैं तो वो क्या कॉज करते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस, और एथेरोस्क्लेरोसिस में भी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन प्रेजेंट होती है। तो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के डिफरेंट कॉजेज हो सकते हैं, जैसे कि कोई परसिस्टेंट इन्फेक्शन, कोई हाइपर सेंसिटिविटी या फिर टॉक्सिन्स वगैरह हो गए। कहता है मॉर्फोलॉजिकली अगर हम देखना चाहें ना, यहाँ पे भी उसने बताया और फिर मॉर्फोलॉजी को हम आगे जाके डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। बुक के सीक्वेंस से अगर मैं चलूँ तो कहता है मॉर्फोलॉजिकली अगर हम देखें तो जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है वहां पे हमें क्या तीन चीजें मिलती हैं। एक तो हमें सेल्स मिलेंगे, ठीक है, अब बताओ सेल्स कौन से मिलेंगे। पहले हमने पढ़ा था कि जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन है उसमें कौन से सेल्स हाई होते हैं, न्यूट्रोफिल्स होते हैं, लेकिन क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में मैक्रोफेजेस होंगी और लिम्फोसाइट्स होंगे। ठीक है, क्या होंगे, मैक्रोफेजेस होंगे और लिम्फोसाइट्स होंगे, और इन्हीं के रोल को हमने अभी आगे जाके डिटेल में पढ़ना है। मैक्रोफेजेस होते हैं, लिम्फोसाइट्स होते हैं और कुछ हमारे पास क्या होंगे, प्लाज्मा सेल्स होंगे। ठीक है जी, उसके अलावा वहां पे हमें टिश्यू डिस्ट्रक्शन मिल रही है। टिश्यू डिस्ट्रक्शन क्यों मिल रही है, क्योंकि मैक्रोफेज और लिम्फोसाइट बहुत एक्टिवेट हुए हुए हैं, ये बहुत सारे कीमोकाइन रिलीज करते हैं जिन्होंने इन टर्न टिश्यू को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। और थर्ड चीज जो हमें मिलती है वो मिलती है हीलिंग का प्रोसेस हो रहा होता है। ठीक है, क्या हो रही होती है वहां पे, हीलिंग या रिपेयरमेंट का प्रोसेस हो रहा होता है, और इस हीलिंग में आपको नजर आएगा कि कुछ जगह पे कनेक्टिव टिश्यू जो है वो रिप्लेस हो रहा है और वहां पे कुछ नई वेसल्स ग्रो कर रही हैं ताकि ब्लड सप्लाई दिया जा सके, जैसे हम कहते हैं एंजियोजेनेसिस। तो एंजियोजेनेसिस हो रही होगी हमारे पास, और कुछ जगह पे फाइब्रोसिस भी देखने में आएगी। तो ये बात उसने अभी तक की है। क्या बात की है उसने, कि जो इन्फ्लेमेशन है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, वहां पे आपको इन्फ्लेमेशन, टिश्यू डिस्ट्रक्शन और रिपेयरिंग एट अ टाइम तीनों चीजें मिलेंगी। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के क्या कॉजेज हैं, कोई परसिस्टेंट इन्फेक्शन हो सकता है, कोई हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकता है, या कोई टॉक्सिन्स हो सकते हैं। अच्छा, मॉर्फोलॉजिकली हमें क्या मिलेगा, मॉर्फोलॉजिकली हमें मैक्रोफेजेस मिलेंगे, लिम्फोसाइट्स मिलेंगे, कुछ प्लाज्मा सेल्स होंगे, साथ ही साथ वही टिश्यू डिस्ट्रक्शन मिली होगी और रिपेयरिंग हो रही होगी। रिपेयरिंग में किस जगह पे हम देखेंगे कि सेल की रिप्लेसमेंट जारी है, किसी जगह पे नई वेसल्स बनी हुई हैं, एंजियोजेनेसिस है, और कुछ जगह पे फाइब्रोसिस और स्कारिंग वगैरह हो रही है साइड बाय साइड। ये अभी जब रिपेयर पढ़ेंगे तो ये चीजें जो हैं वो आपको मजीद क्लियर होती जाएंगी। अच्छा, अब आ जाती है थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात कि हमारे पास ये जो इन्फ्लेमेशन है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है ना, इसके जो मीडिएटर्स हैं वो कौन है। ठीक है, तो कहता है कि जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है, अच्छा, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन जो है वो इस वजह से रिजल्ट होती है कि वहाँ पे डिफरेंट तरह के सेल्स और मीडिएटर्स जो हैं वो एट अ टाइम एक्ट कर रहे होते हैं और उनकी वजह से क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होती है। ठीक है, अब ये जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है इसके मीडिएटर्स की अगर हम बात करेंगे तो इसके मीडिएटर्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है मैक्रोफेज। ठीक है, अब मैक्रोफेज के बारे में कहता है कि मैक्रोफेज जो है ये डोमिनेंट सेल है जो इन्फ्लेमेशन को, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, ये मैक्रोफेज जो है ये डोमिनेंट सेल है जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को कॉन्ट्रीब्यूट करता है, और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में जब हम देखते हैं तो डोमिनेंटली हमें वहां पे ये मैक्रोफेजेस जो है वो नजर आते हैं। ठीक है, सो ये डोमिनेंट सेल्स हैं एट द साइट ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। ये करते क्या है, ये बहुत सारे साइटोकाइंस वगैरह रिलीज करते हैं, और ये साइटोकाइंस और ग्रोथ फैक्टर मिल के हेल्प करते हैं उस फॉरेन एजेंट को, वो जो इन्फ्लेमेशन कॉज कर रहा है उसको रिमूव करने की, और बहुत सारे दूसरे सेल्स को भी एक्टिवेट करते हैं। कंफ्यूज नहीं होना, मैक्रोफेजेस डोमिनेंट सेल्स हैं जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की साइट पे पड़े हुए होंगे। मैक्रोफेजेस वहां पे साइटोकाइन और ग्रोथ फैक्टर रिलीज करते हैं। ये ग्रोथ फैक्टर अगर ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन किसी फॉरेन एजेंट की वजह से या इन्वेडर की वजह से है तो ये साइटोकाइन और ग्रोथ फैक्टर उस फॉरेन एजेंट और इन्वेडर को रिमूव करने में या एलिमिनेट करने में भी हेल्प करेंगे। साथ ही साथ ये मैक्रोफेजेस
जो हैं अदर टी सेल्स को एक्टिवेट करते हैं ताकि जो रिस्पॉन्स है, इम्यून रिस्पॉन्स है, वो फर्दर इन्हेंस हो सके। अब ये काम किस तरह से करते हैं, बात करते हैं ओवरऑल जो मैक्रोफेजेस होती हैं इनका क्या रोल है। ओवरऑल मैक्रोफेजेस का ये रोल है कि ये प्रोफेशनल फैगोसाइटोटिक सेल्स हैं, ठीक है, ये प्रोफेशनल फैगोसाइटोटिक सेल्स हैं। कोई भी फॉरेन एजेंट आ जाता है, ये हमारे टिश्यूज में एज ए रेजिडेंट सेल्स भी पड़े हुए होते हैं, जैसे कोई फॉरेन एजेंट आता है ये फॉरेन उसको इनगल्फ करते हैं। तो एक तो ये प्रोफेशनली फैगोसाइटोटिक सेल है, ये फैगोसाइटोसिस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। दूसरी बात है इम्यून रिस्पॉन्स के अंदर ये इफेक्टर सेल्स होते हैं और ये हेल्प करते हैं माइक्रोब को एलिमिनेट करने के लिए, ठीक है, ये हेल्प करते हैं माइक्रोब को एलिमिनेट करने के लिए इम्यून रिस्पॉन्स में, चाहे फिर वो हमारे पास अडेप्टिव इम्यूनिटी है या फिर इनेट इम्यूनिटी है। तीसरा इंपॉर्टेंट काम इन्होंने क्या करना है, तीसरा इंपॉर्टेंट काम है इनका इन्फ्लेमेशन के अंदर, ठीक है। तीसरा इनका काम है, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इनका इन्फ्लेमेशन के अंदर। और इन्फ्लेमेशन के अंदर इनका क्या रोल है ये तो हम पढ़ेंगे। कहते हैं इन्फ्लेमेशन को ये प्रोग्रेस करने के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और रिपेयर की कंडीशन भी इन्फ्लेमेशन के लिए सेट करते हैं। कैसे सेट करेंगे बात करते हैं, ठीक है। सो क्या है, मैक्रोफेज डोमिनेंट सेल्स हैं जो कि एट द साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन पड़े हुए होंगे। ये कुछ ऐसे साइटोकाइन और ग्रोथ फैक्टर रिलीज करेंगे जो आपको हेल्प करेंगे माइक्रोब को रिमूव करने में और टी सेल्स को एक्टिवेट करने में। क्या इनका वैसे क्या रोल होता है, ये फैगोसाइटोटिक सेल्स भी हैं, ये इनेट और एडेप्टिव इम्यूनिटी का कंपोनेंट भी है और इन्फ्लेमेशन में भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इन्फ्लेमेशन में इंपॉर्टेंट है तो अब थोड़ी सी हम इनकी डिटेल पढ़ेंगे कि मैक्रोफेजेस जो है वो हमारे पास आते कहाँ से हैं। तो आपको पता है मैक्रोफेजेस कहाँ से आते हैं, बोन मैरो के अंदर। वैसे हम अडल्ट्स के अंदर तो ये बोन मैरो में बनते हैं, लेकिन फीटस की अगर बात करें तो वहां पे जो हेमाटोपियोसिस होती है आपको पता है वो यॉर्क सैक में होती है, फिर वो लिवर में चली जाती है, फिर लिवर से बोन मैरो में। तो जब बोन मैरो में आती है हेमाटोपियोसिस, तो हेमाटोपियोसिस के प्रोसेस की वजह से बोन मैरो से जो प्रिकर्सर सेल्स बनते हैं वो बनते हैं हमारे पास मोनोसाइट्स। ये मोनोसाइट जो है ये ब्लड के अंदर रहते हैं, लेकिन जैसे ही जरूरत पड़ती है तो ये ब्लड से कहाँ चले जाते हैं, टिश्यूज में चले जाते हैं और वहां पे क्या बन जाते हैं, जाके मैक्रोफेजेस बन जाते हैं, ठीक है। तो मैक्रोफेजेस जो है असल में है क्या, ये प्रिकर्सर मोनोसाइटिक सेल हैं जो बोन मैरो से ड्यूरिंग हेमाटोपियोटिक प्रोसेस बनते हैं, ब्लड में रिलीज होते हैं। ब्लड के अंदर ये मोनोसाइट और टिश्यू में जब ये चले जाते हैं तो ये मैक्रोफेजेस बनते हैं। ब्लड के अंदर इनकी जो हाफ लाइफ है वो 24 आवर होती है। मैक्रोफेज के अंदर इनकी जो हाफ लाइफ है वो काफी मंथ्स और इवन के ईयर्स तक भी हो सकती है अगर इनका किसी फॉरेन एजेंट के साथ सामना नहीं होता, ये लड़ाई नहीं करते, टेक पार्ट नहीं करते, तो विदाउट इंटरप्टेड ये काफी सालों तक भी रह सकते हैं। एक और बात उसने की हुई है कि मैक्रोफेजेस जो टिश्यूज में प्रेजेंट है ना, तो डिपेंडिंग अपॉन टिश्यू लोकेशन इनको डिफरेंट नाम दिए हुए, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन टिश्यू लोकेशन हमने इनको डिफरेंट नाम दिए हुए, आपको ये आते होंगे। अगर ये लिवर सेल्स में हो तो हम इन्हें क्या कहते हैं, कफर सेल्स कहते हैं, ठीक है। अगर ये लिवर में हो तो हम इन्हें क्या कहते हैं, कफर सेल्स कहते हैं। इसी तरह अगर ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हो तो इनको मेरा ख्याल है माइक्रोग्लाया कहते हैं, सही है। उसके बाद हमारे पास अगर ये लंग्स के अंदर हो तो लंग्स में हम इनको क्या कहते हैं, एल्वियोलर मैक्रोफेजेस कहते हैं। स्किन के अंदर हम इनको हिस्टियोसाइट्स कहते हैं। तो डिफरेंट जो है डिपेंडिंग अपॉन देयर लोकेशन हमने मैक्रोफेजेस को नाम दिए हुए हैं। ये जो कंप्लीट सिस्टम है मैक्रोफेजेस का बॉडी के डिफरेंट टिश्यू में, इसे हम मोनो न्यूक्लियर फैगोसाइटोटिक सिस्टम या पुराना नाम है इसका रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम वो भी कहते हैं। तो ये थोड़ी सी बात होगी कि मैक्रोफेजेस जो हैं वो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में प्रेजेंट होते हैं, नॉर्मली ये काम करते हैं और यहाँ से आते हैं। पहले ये मोनोसाइट है लेकिन बाद में ये मैक्रोफेज बनते हैं। अब बात करते हैं मैक्रोफेजेस की एक्टिवेशन की, ठीक है। और ये एक्टिवेशन जो है वो बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्टिवेशन की बात करेंगे, ये आपको आनी चाहिए कि मैक्रोफेज हमारे पास किस तरह से एक्टिवेट होता है। मैक्रोफेज की एक्टिवेशन के लिए दो तरह के पाथवेज हैं। एक पाथवे को हम कहते हैं क्लासिकल पाथवे और दूसरे पाथ को हम कहते हैं ऑल्टरनेटिव पाथवे, ठीक है। अब ये क्लासिकल और ऑल्टरनेटिव पाथवे एक दूसरे से क्यों डिफरेंट है इसके बारे में भी बात करते हैं। दोनों का जो स्टिमुलस है ना वो डिफरेंट होता है, ठीक है। दोनों के लिए जो स्टिमुलस होता है वो डिफरेंट होता है। अगर स्टिमुलस हमारे पास क्या होगा, कोई माइक्रोबियल प्रोडक्ट होगा या टी सेल मीडिएटेड इंटरफ्यूरॉन गामा होगा, ठीक है। कोई माइक्रोबियल प्रोडक्ट है या फिर हमारे पास क्या है, ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था, या फिर टी सेल मीडिएटेड, मैं बताती हूँ क्या क्वेश्चन था इन पे, इंटरफ्यूरॉन गामा है। तो अगर ये दोनों आए हुए हैं एज अ स्टिमुलस तो ये जाके एक्टिवेट करते हैं M1 मैक्रोफेजेस को। किसको एक्टिवेट करते हैं, M1 मैक्रोफेजेस को। और क्लासिकल पाथवे चलेगा। क्लासिकल पाथवे चलने का क्या मतलब है, जब M1 मैक्रोफेज जो है ये एक्टिवेट हो जाएंगी तो M1 मैक्रोफेज की एक्टिवेशन की वजह से मैक्रोफेज आगे से रिलीज करेंगी। फॉर एग्जाम्पल ये मैक्रोफेज है तो ये आगे से क्या रिलीज करेंगे,
करें कि ये रिलीज करेगी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज और नाइट्रिक ऑक्साइड वगैरह। क्या रिलीज करेंगी? रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, नाइट्रिक ऑक्साइड और साथ ही साथ लाइसोसोमल एंजाइम। ये जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, नाइट्रिक ऑक्साइड और लाइसोसोमल एंजाइम है, ये आगे से दो तरह के काम करते हैं। एक तो ये डायरेक्ट फैगोसाइटोटिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं और वो माइक्रोब जिसने इनको स्टार्ट कराया, इसको इनिशिएट किया, उस माइक्रोब की किलिंग और फैगोसाइटोसिस स्टार्ट कर देंगे। दूसरी बात ये है कि ये हमारे पास रिलीज करते हैं कुछ कीमोकाइन, जैसे कि इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 7, S6, इंटरल्यूकिन 12 और ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर। ठीक है, ये क्या रिलीज करेंगे? इंटरल्यूकिन 1 1 6 11, ठीक है, इंटरल्यूकिन 6 और 1 6 12, तो ये रिलीज करेंगे इंटरल्यूकिन 1 6 और 12। साथ ही साथ ये रिलीज करते हैं ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर। और ये जब रिलीज होता है ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर, तो आपको पता है इन्फ्लेमेशन फर्दर प्रोसीड होती है। पिछले चैप्टर में एक्यूट इन्फ्लेमेशन में हमने पढ़ा था इन्फ्लेमेशन कॉज करने के लिए इंटरल्यूकिन 1 और ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जब ये रिलीज होंगे तो इन्फ्लेमेशन जो है वो फर्दर प्रोसीड करेगी, फर्दर प्रोग्रेस करेगी। तो यूं जो बात हम कर रहे थे कि मैक्रोफेजेस जो है ये इन्फ्लेमेशन प्रोग्रेस करने में इंपॉर्टेंट है, इनिशिएट करने में इंपॉर्टेंट है, वो आपको समझ आ गई कैसे कि अगर किसी भी माइक्रोबियल प्रोडक्ट या इंटरफ्यूरॉन गामा ने मैक्रोफेज को आके एक्टिवेट किया तो ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी, नाइट्रिक ऑक्साइड और लाइसोसोमल एंजाइम बनाएगी, जो कि ना सिर्फ माइक्रोब की किलिंग करेंगे बल्कि साइटोकाइन रिलीज करके वहां पे इन्फ्लेमेशन स्टार्ट करा देंगे। क्लियर? ये बात समझ आ गई। अब देखते हैं कि दूसरा जो पाथवे है वो हमारे पास किस तरह से स्टार्ट होता है। अच्छा, दूसरा जो पाथवे है, ऑल्टरनेटिव पाथवे है, इसके लिए अगर हम स्टिमुलस की बात करें तो ये इनसे थोड़ा डिफरेंट होता है। ठीक है, ये माइक्रोबियल प्रोडक्ट भी नहीं होता, इंटरफेरॉन गामा भी नहीं होता, बल्कि इंटरल्यूकिन 13 और इंटरल्यूकिन 4 होते हैं। ठीक है, अगर इंटरल्यूकिन 13 या इंटरल्यूकिन 4 होंगे तो ये जाके एक्टिवेट करेंगे M2 को, ठीक है, मैक्रोफेज 2 को। और जब ये मैक्रोफेज 2 को एक्टिवेट करेंगे तो ज़ाहिर मैक्रोफेज एक्टिवेट होगा, लेकिन इस पाथवे को हम ऑल्टरनेटिव पाथवे कहते हैं। जब M2 एक्टिवेट होगा तो M2 भी आगे से क्या बनाएगा? M2 बनाएगा आगे से इंटरल्यूकिन 10 और टिश्यू ग्रोथ फैक्टर बीटा। क्या बनाएगा? इंटरल्यूकिन 10 और टिश्यू ग्रोथ फैक्टर बीटा। ये जो टिश्यू ग्रोथ फैक्टर और इंटरल्यूकिन 10 है, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी रोल प्ले करते हैं। देखो, इसने इन्फ्लेमेशन कॉज की थी, लेकिन ये एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं। ये इन्फ्लेमेशन को खत्म करके वहां पे रिपेयरिंग स्टार्ट कराते हैं। तो मैक्रोफेजेस के दो रोल है कि ये इन्फ्लेमेशन को प्रोग्रेस कराते हैं विद द हेल्प ऑफ M1 मैक्रोफेजेस क्लासिकल पाथवे, और रिपेयर कराते हैं विद द हेल्प ऑफ M2 पाथवे, या फिर हम कह सकते हैं ऑल्टरनेटिव पाथवे। ठीक है, सो ये रिपेयरिंग कराते हैं वहां पे और फाइब्रोसिस का जो प्रोसेस है उसे इनिशिएट कराते हैं। तो यूं हमें पता चला कि मैक्रोफेजेस बड़े अच्छे हैं, ये ना सिर्फ इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं बल्कि वहां पे रिपेयरिंग के लिए भी कंडीशन को सेट करते हैं। तो हमारे पास क्या बात हुई कि अच्छा, अब उसके बाद बुक में वो कहता है कि क्योंकि रिएक्शन जब स्टार्ट होता है, कोई भी इन्फेक्शन होता है, तो पहले M1 को होना चाहिए, फिर बाद में M2 को एक्टिवेट होना चाहिए ताकि वो इस इन्फ्लेमेशन को खत्म करके रिपेयरिंग के लिए कंडीशन सेट करे। लेकिन जरूरी नहीं है कि ऐसा हो। ठीक है, सीक्वेंस जो है वो ऑल्टर भी हो सकता है। तो यहाँ से आपने क्या सीखा कि जो मैक्रोफेजेस हैं इनकी क्या सिग्निफिकेंस है, मैक्रोफेजेस क्या करने में आपको हेल्प करते हैं। तो मैक्रोफेजेस की ये सिग्निफिकेंस है कि इनिशियली इन्होंने क्या किया है, कुछ ऐसे कीमोकाइन रिलीज किए कि वो कीमोकाइन इन्फ्लेमेशन कॉज कर रहे थे। ठीक है, तो इन्होंने इन्फ्लेमेशन को प्रोग्रेस करने में भी हमें हेल्प की। ठीक है, और इन्फ्लेमेशन को प्रोपगेट करने में भी हमें हेल्प की, और एट दी एंड इन्होंने इन्फ्लेमेशन को खत्म करने में और रिपेयर करने में भी हमें हेल्प की। ऐसी बात है ये मैक्रोफेजेस ने किया। दूसरी बात ये है कि यही जो मैक्रोफेजेस है ना, आप लोगों ने कहीं और पढ़ा होगा, इम्यूनिटी में भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ये जो मैक्रोफेजेस हैं, जब एक एंटीजन आता है और ये उस एंटीजन को खाते हैं, ठीक है, उसको तोड़ देते हैं, उसको फैगोसाइटोज कर देते हैं। अब उसी एंटीजन के कुछ टुकड़े ना अपने ऊपर लगा के इसको ये बन जाते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, क्योंकि ये एंटीजन को अपने ऊपर प्रेजेंट कर रहे हैं। और ये मैक्रोफेजेस जाएंगे टी सेल्स के पास जाएंगे और उन्हें बताएंगे कि इस तरह की एंटीजन ने बॉडी के ऊपर अटैक किया हुआ है, अब इस तरह की एंटीजन को मारने के लिए तुम काम करो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे घर में एक अटैक हो गया, सही है, बाहर गेट पे एक बंदा था, उसने उसको डाकू को मारा और फिर उसको अपने कंधे पे उठा के अंदर आ गया और अंदर वाले लोगों को आके बताया कि इस तरह के डाकू हैं जो अटैक कर रहे हैं, इनको मारने के लिए स्ट्रेटेजी अपनाओ। तो वो जो बंदा था उसने डाकू को आके हमें प्रेजेंट किया। सेम एज करते हैं मैक्रोफेजेस, ये ना सिर्फ एंटीजन को मारते हैं बल्कि उसके कुछ पीसेस जो हैं उनको उठा के टी सेल्स के पास लेके जाते हैं और उन्हें प्रेजेंट करते हैं। ये चीज हम इम्यूनिटी में और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो दूसरी जो मैक्रोफेजेस का काम है, नहीं समझ आया तो हम आगे जाके पढ़ेंगे। दूसरा इनका काम है
कि ये एंटीजन को प्रेजेंट करते हैं टी सेल्स को, ठीक है, और टी सेल्स जो हैं वो एक्टिवेट होते हैं और टी सेल्स ऐसे फैक्टर रिलीज करते हैं कि वो दोबारा से एक्टिवेट करते हैं मैक्रोफेज को और मैक्रोफेज दोबारा से एक्टिवेट करता है टी सेल को। तो अभी हम आगे देखते हैं कि मैक्रोफेज में और जो टी लिम्फोसाइट्स हैं इनके दरमियान एक फीडबैक लूप चलती है और ये फीडबैक लूप इम्यून सिस्टम की फंक्शनिंग को फर्दर इनहेंस करती है, ठीक है। नेक्स्ट बात उसने बुक के अंदर ये की हुई है। तो मैक्रोफेजेस तो देखो कितने अच्छे हैं, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट एलाइज हैं जो आपके डिफेंस सिस्टम को बड़ा रेगुलेट रखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, अगर ये बहुत ज्यादा एक्सेसिवली एक्टिवेट होंगे तो ये इक्वली डेंजरस भी हैं। मैक्रोफेज की फेट क्या है, या तो मैक्रोफेज ने वहां से एट द एंड ऑफ इन्फेक्शन खत्म हो जाना, डिसअपियर हो जाना, या वहां पे ये एक्यूमुलेटेड रह जाते हैं, ठीक है। अब हमारे पास इतनी सारी बात हो गई मैक्रोफेज की और हमने कहा यही मैक्रोफेज टी लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट करते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि अगर टी लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट होंगे तो टी लिम्फोसाइट जो है वो क्या करेंगे, ठीक है। सेकंड चीज आ गई टी लिम्फोसाइट की, कहता है कि जो माइक्रोब्स होते हैं और साथ ही साथ एंटीजन किसके ऊपर थी, मैक्रोफेज के ऊपर थी। ये एंटीजन अपॉन मैक्रोफेज मिल के टी सेल्स की एक्टिवेशन करते हैं, सही है। टी सेल्स जब एक्टिवेट होते हैं तो ये एम्पलीफाई करते हैं और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को फर्दर प्रोग्रेस करते हैं। उसके बाद वो कहता है कि नॉर्मली जो टी सेल्स हैं ये आपकी अडेप्टिव इम्यूनिटी के मीडिएटर हैं, लेकिन क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में देखे गए और जब ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में होते हैं तो इन्फ्लेमेशन फिर बहुत स्वेयर समझी जाती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चीज ये है कि हमारे पास टी सेल्स या लिम्फोसाइट की एक्टिवेशन ज्यादा देखी गई ग्रैनुलोमैटस डिजीज में, ऑटो इम्यून डिजीज में और हाइपर सेंसिटिविटी में। उसके बाद टी सेल्स जब एक्टिवेट होते हैं तो ये फर्दर अपने 3 कंपोनेंट्स को एक्टिवेट कर देते हैं। एक हमारे पास एक्टिवेट होता है T1 हेल्पर सेल, ठीक है, T2 हेल्पर सेल एक्टिवेट होता है और T हेल्पर सेल 17, ठीक है। सो T हेल्पर सेल 1 भी एक्टिवेट होता है, T हेल्पर 2 भी और T हेल्पर 17 भी एक्टिवेट होता है, जिनके इंडिविजुअल फंक्शंस हैं। क्या इनके इंडिविजुअल फंक्शन है? ये जो टी टाइप हेल्पर 1 सेल्स होता है ये बनाता है इंटरफ्यूरॉन गैमा, ठीक है। और इंटरफ्यूरॉन गैमा क्यों जरूरी है? इंटरफ्यूरॉन गैमा क्यों जरूरी है? इंटरफ्यूरॉन गैमा जरूरी है मैक्रोफेज को एक्टिवेट करने के लिए थ्रू क्लासिकल पाथवे। सो ये इंटरफ्यूरॉन गैमा एक्टिवेट करता है मैक्रोफेज को विद और वहां पे स्टार्ट करा देता है क्लासिकल पाथवे। तो मैक्रोफेज ने एक्टिवेट किया टी सेल्स को, टी सेल ने इंटरफ्यूरॉन गामा बना के दोबारा एक्टिवेट किया मैक्रोफेज पाथवे को। तो इन दोनों के दरमियान फीडबैक लूप है। दूसरी बात है टाइप 2 हेल्पर सेल्स जो हैं ये रिलीज करते हैं आपके पास इंटरल्यूकिन 4, इंटरल्यूकिन 5 और इंटरल्यूकिन 13 और इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है कि ये इयोजिनोफिल को एक्टिवेट करते हैं। और इयोजिनोफिल की एक्टिवेशन और रिक्रूटमेंट कहाँ पे चाहिए होती है? पैरासाइटिक इन्फेक्शन में। तो ये भी एमसीक्यू के लिहाज से याद रखना है कि टाइप 2 हेल्पर सेल जो हैं पैरासाइटिक इन्फेक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। उसके अलावा ये जो टाइप 2 हेल्पर सेल इंटरल्यूकिन 13 बनाते हैं ना, ये इंटरल्यूकिन 13 आपके पास क्यों जरूरी था? ये इंटरल्यूकिन 13 आपके पास जरूरी था ऑल्टरनेटिव पाथवे को इनिशिएट करने के लिए। सो ये मैक्रोफेज का ऑल्टरनेटिव पाथवे भी स्टिमुलेट करते हैं और मैक्रोफेज को एक्टिवेट करते हैं। टाइप 17 हेल्पर सेल्स को एक्यूट इन्फ्लेमेशन में पढ़ के आए हो, ये इंटरल्यूकिन 17 बनाते हैं और इंटरल्यूकिन 17 रिक्रूटमेंट में हेल्प करता है। किसकी रिक्रूटमेंट में हेल्प करता है? न्यूट्रोफिल और लिम्फोसाइट की, और इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, ठीक है। सो ये इन्फ्लेमेशन को भी कॉज करते हैं और उसको प्रोग्रेस भी करते हैं थ्रू द एक्टिवेशन ऑफ मैक्रोफेज। तो ये टी लिम्फोसाइट के इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। उसके बाद उसने एक बात बुक में मेंशन की हुई है कि जो टाइप 1 है और टाइप 17 हेल्पर सेल्स है ना, ये वायरल, बैक्टीरियल और ऑटो इम्यून डिजीजेस में इंपॉर्टेंट होते हैं, जबकि टाइप 2 हेल्पर सेल क्योंकि ये जीनोफिलिक को स्टिमुलेट करता है तो ये हेलमेंथिस या पैरासाइटिक या एलर्जिक रिएक्शन में ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अब नेक्स्ट बात आ गई कि जो मैं आपके साथ बार बार बात कर रही हूँ कि इसका फीडबैक है, वो फीडबैक किस तरह से चलता है। सो ये फीडबैक इस तरह से चलता है बच्चों के, ये आपके पास एक एक्टिवेटेड मैक्रोफेज है। ये क्या है? एक्टिवेटेड मैक्रोफेज है। ये एक्टिवेटेड मैक्रोफेज बनता है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, और इसने समझ लो ये एक एंटीजन है जिसे प्रेजेंट करना है किसको? टी सेल्स को, ठीक है। किसको प्रेजेंट करना है? टी सेल्स को। सो ये एंटीजन बी प्रेजेंट करता है टी सेल्स को और साथ ही साथ इंटरल्यूकिन 12 और इंटरल्यूकिन 23 मेरा ख्याल है रिलीज करता है, और उसके थ्रू भी टी लिम्फोसाइट की इंटरल्यूकिन आप देख लीजिएगा 12 होता है शायद और 21 या 23, ठीक है। उसके थ्रू ये एक्टिवेट करता है टी सेल्स को। अब जब टी सेल्स एक्टिवेट होते हैं तो भी हमने बात की कि टी सेल की एक्टिवेशन से 2 चीजें बनती हैं। एक हमारे पास टाइप हेल्पर 17 सेल्स बनते हैं और दूसरा टाइप हेल्पर 1 सेल्स एक्टिवेट होते हैं। ये जो टाइप हेल्पर 1 सेल्स एक्टिवेट होते हैं ये क्या रिलीज करते हैं? इंटरफ्यूरॉन गामा, और ये इंटरफ्यूरॉन गामा स्टिमुलेट करता है फर्दर मैक्रोफेज को और उनको एक्टिवेट करता जाता है। सो एक्टिवेटेड मैक्रोफेज फिर टी सेल को करेंगी और टी सेल थ्रू इंटरफ्यूरॉन गामा फिर इसको एक्टिवेट करेगा, ठीक है। अब ये जो टाइप हेल्पर 17 सेल्स होते हैं ये टाइप हेल्पर 17 सेल्स बनाते हैं इंटरल्यूकिन 17, और ये इंटरल्यूकिन 17 आपको क्या करने में हेल्प करता है?
ल्यूकोसाइट की न्यूट्रोफिल्स की रिक्रूटमेंट में और इन्फ्लेमेशन को प्रोसीड करने में हेल्प करता है। तो ये एक बुक के अंदर उन्होंने टेबल बनाया हुआ है। और एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस खुद आपको पता है क्या बना रही होती हैं। एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस आगे रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज और नाइट्रिक ऑक्साइड और इंटरफ्यूरॉन 1 और इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6 और इंटरल्यूकिन 12 हमने पढ़ा बनाती हैं और ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर और फर्दर जो है वो एक्टिवेट कर रही होंगी किसको, इन्फ्लेमेशन को। तो ये एक साइकिल जो है वो इनके दरमियान फीडबैक साइकिल चलता रहता है, ठीक है। उसके बाद कहता है टी लिम्फोसाइट का तो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इम्यूनिटी में। बी लिम्फोसाइट का और बी लिम्फोसाइट से बनने वाली जो एंटीबॉडीज हैं उनका भी रोल होता है, लेकिन वो इतना अभी नॉन नहीं है, नॉट नॉन है, ठीक है। एक बात उसने की हुई है कि कुछ जगहों पे ये जो हमारे पास एक्टिवेटेड टी लिम्फोसाइट हैं ये उसके अलावा एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स यानी कि मैक्रोफेजेस और प्लाज्मा सेल्स ये सारे के सारे कंबाइन होके एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं और उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं लिम्फॉइड स्ट्रक्चर या टर्शरी लिम्फॉइड ऑर्गन। क्या कहते हैं? लिम्फॉइड स्ट्रक्चर या टर्शरी लिम्फॉइड ऑर्गन। और ये टर्शरी लिम्फॉइड ऑर्गन आपको क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में मिलते हैं, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस के केस में आपको उनके बॉडी के अंदर ही टर्शरी लिम्फॉइड ऑर्गन मिलेंगे जिनके अंदर लिम्फोसाइट भी होंगे, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स भी होंगे और प्लाज्मा सेल्स भी होंगे। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में भी मिलता है। हाशीमोटो डिजीज या ऑटोइम्यून डिजीज है, आगे आप पढ़ेंगे, उसमें भी मिलता है। हाशीमोटो थायराइडाइटिस में भी। और सेम एज एच पाइलोरी से अगर इन्फेक्शन हो तो उसमें भी ये टर्शरी लिम्फॉइड ऑर्गन की प्रेजेंस आपको मिलती है, ठीक है जी। तो ये लिम्फोसाइट्स की बात की हुई और आई होप आप लोगों को कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा नहीं हुई होगी। मैंने क्योंकि बुक करके क्लास पढ़ाया तो चीज़ें प्रोलॉन्ग हो गई, वरना ये सिर्फ ये 2 पेजेस हैं, ठीक है। तो हमने पढ़ा सबसे पहले कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में आपको क्या चीज़ें मिलनी हैं, इसके कॉजेस क्या हैं और कौन से मीडिएटर्स हैं। इंपॉर्टेंट मीडिएटर मैक्रोफेज है, इन 2 पाथवेज के थ्रू एक्टिवेट होता है। उसके बाद जो है वो किस तरह से सिग्नल देता है, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है और फिर टी लिम्फोसाइट की एक्टिवेशन किस तरह से होती है। अब ना उसने बहुत शॉर्ट सा बताया हुआ है कि आपके पास इयोजिनोफिल भी हो सकते हैं, इयोजिनोफिल के अलावा मास्ट सेल्स भी हो सकते हैं और मास्ट सेल्स के अलावा न्यूट्रोफिल्स भी होते हैं, ठीक है। अच्छा, इयोजिनोफिल के बारे में तो आपको पता है, इयोजिनोफिल के नंबर कब रेज्ड होंगे? अगर वो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हुई किसी पैरासाइट की वजह से, ठीक है। सो आईजीई मेडिएटेड पैरासाइटिक इन्फेक्शन में इयोजिनोफिल के नंबर जो है वो काफी ज्यादा एनहेंस होते हैं। वही बात है कि ब्लड से इयोजिनोफिल को निकलने के लिए सेम एडहीजन मॉलिक्यूल फेवर करेंगे जिन्होंने न्यूट्रोफिल्स को किया था। उसके बाद कहता है कि जो इयोजिनोफिल सेल्स होते हैं ना, इयोजिनोफिल्स के अंदर एक ग्रेन्यूल होती है और उस ग्रेन्यूल के अंदर मेजर बेजोफिलिक प्रोटीन्स है जो काफी ज्यादा टॉक्सिक है प्रोटीन्स के लिए। जब इसका पैरासाइट के साथ इंटरेक्शन होता है तो ये फट जाती है, इसमें से वो टॉक्सिन रिलीज होते हैं, ना सिर्फ पैरासाइट को डैमेज करते हैं बल्कि टिश्यू को भी डैमेज कर सकते हैं। दूसरी बात उसने मास्ट सेल्स के बारे में की है कि ये कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट होता है। ये एक्यूट एंड क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन दोनों में इसके नंबर रेज्ड हो सकते हैं और इसका प्रिकर्सर जो है वो बोन मैरो से ये बनता है थ्रू हेमेटोपियोसिस सेल। इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो मास्ट सेल्स होते हैं ना, इनकी सरफेस पे पड़ा हुआ होता है एक FCER1 रिसेप्टर, FCER1 रिसेप्टर। इस FCER1 रिसेप्टर पे जो एंटीबॉडी होती है उसका FC पोर्शन अटैच होता है। एंटीबॉडी का FC पोर्शन इस FCER रिसेप्टर पे अटैच होता है। अब कोई भी एंटीजन जब आके इस एंटीबॉडी पे अटैच होती है तो सिग्नल्स अंदर जाते हैं और ये जो मास्ट सेल है ये रप्चर हो जाता है। जब ये मास्ट सेल रप्चर होता है तो इसमें से रिलीज होते हैं हिस्टामिन और प्रोस्टाग्लैंडिन वगैरह जो कि एलर्जिक रिएक्शन को फर्दर प्रोपगेट करेंगे, ठीक है। ये एलर्जिक प्रोडक्ट, ये जो एंटीजन था ये एलर्जिक प्रोडक्ट हो सकता है जो किसी फूड से मिला, किसी विनोम से मिला या कोई ड्रग भी हो सकती है। सो मास्ट सेल की जो रप्चरिंग होती है वो एंटीबॉडी मेडिएटेड होती है जब एलर्जन आके उस एंटीजन के ऊपर, एंटीबॉडी के ऊपर बाइंड करता है। देन नेक्स्ट चीज उसने की है न्यूट्रोफिल की। कहता है न्यूट्रोफिल आपको पता है, वैसे तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन में हाई होता है, लेकिन कुछ इन्फेक्शन ऐसे हैं, कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन के क्रॉनिकली भी उसमें न्यूट्रोफिल के नंबर ज्यादा मिलते हैं। क्यों न्यूट्रोफिल ज्यादा होते हैं? कुछ माइक्रोब, कुछ साइटोकाइन, कुछ मेडिएटर इनको स्टिमुलेट कर रहे होते हैं, रिक्रूट कर रहे होते हैं और न्यूट्रोफिल इन्फ्लेमेशन वाली जगह पे मौजूद होते हैं। जैसे कि क्रॉनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपकी बोन्स का हो गया, जैसे कि ऑस्टियोमाइलाइटिस है, ठीक है। इसी तरह लंग का कोई क्रॉनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया तो उसमें भी एक्यूट फेसेस में और साथ ही साथ क्रॉनिक फेसेस में भी आपको न्यूट्रोफिल के नंबर ज्यादा मिलेंगे। सो ये सारी बात हमारे पास किसकी है? इन्फ्लेमेशन की बात होगी। अब एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बतानी है और वो इंपॉर्टेंट चीज है ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास क्या है? ग्रैनुलोमा की फॉर्मेशन। अच्छा, ये जो ग्रैनुलोमा की फॉर्मेशन है, ग्रैनुलोमा की फॉर्मेशन बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में ग्रैनुलोमास बनते हैं। अब ये आपसे बहुत फेवरेट क्वेश्चन होता है, वाइवा कभी, एग्जाम कभी, MCQ भी इसमें से आते हैं। ग्रैनुलोमा में असल में क्या होता है? सेंट्रल नेक्रोसिस पड़ी हुई होती है, ठीक है। अब नेक्रोसिस भी कुछ में होती है और कुछ में नहीं होती, ठीक है। मैं बताती हूँ कैसे। ओवरऑल आपने याद रखना है कि सेंट्रली क्या होती है? नेक्रोसिस होती है। इस नेक्रोसिस के बाद यहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं? मैक्रोफेज होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? मैक्रोफेज होते हैं। सो सेंट्रल नेक्रोसिस है और साइडों में क्या पड़े हुए हैं? मैक्रोफेज पड़े हुए।
समझना, मैक्रोफेज इस तरह के तो नहीं होते, लेकिन ऐसे ही समझ ली, ठीक है। और इन मैक्रोफेज को फिर लाइन करती है रिम ऑफ लिम्फोसाइट। क्या होगी? रिम ऑफ लिम्फोसाइट होती है जो मैक्रोफेज को लाइन करती है। तो सेंट्रली आपको क्या मिलती है? नेक्रोसिस कुछ केसेस में। उसके अलावा आपको क्या मिलते हैं? मैक्रोफेजेस मिलते हैं। और देन हमारे पास हमें क्या मिलते हैं? साइडों पे लिम्फोसाइट्स मिलते हैं। कहता है अगर क्रॉनिक ग्रैनुलोमा है या बहुत ओल्ड ग्रैनुलोमा है ना, तो इस लिम्फोसाइट के अलावा यहाँ पे साथ पे और भी क्या हो सकता है? कोई टिश्यूज भी हो सकते हैं, कनेक्टिव टिश्यू भी हो सकता है और फाइब्रोसिस भी हो सकती है, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यूज भी हो सकते हैं और फाइब्रोसिस भी हो सकती है। अब मैक्रोफेज की बात को समझना इंपॉर्टेंट है। ये जो मैक्रोफेज हैं जब ये एक्टिवेटेड फॉर्म में होते हैं ना, तो ये एपिथेलॉइड कैरेक्टरिस्टिक करते हैं। सो इनको हम कहते हैं एपिथेलॉइड सेल। इन्हें हम क्या कहते हैं? एपिथेलॉइड सेल्स कहते हैं। एक बात हो गई कि एक्टिवेटेड मैक्रो, वो पूछते हैं कि ग्रैनुलोमा में क्या होते हैं, तो आपने कहना है एपिथेलॉइड सेल। फिर वो पूछते हैं एपिथेलॉइड सेल्स क्या होते हैं, तो एक्टिवेटेड मैक्रोफेज को हम एपिथेलॉइड सेल्स कहते हैं, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो मैक्रोफेजेस हैं, बहुत सारे मैक्रोफेजेस आपस में फ्यूज कर लेते हैं, ठीक है। ये एक मैक्रोफेज था, ये एक मैक्रोफेज था, ये एक मैक्रोफेज था, तो ये मैक्रोफेज जो है आपस में फ्यूज कर जाते हैं। जब ये मैक्रोफेजेस आपस में फ्यूज कर जाते हैं ना, तो इस फ्यूज्ड मैक्रोफेज का जो एक बड़ा सेल बन जाता है, इसे हम जाइंट सेल कहते हैं, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं? जाइंट सेल कहते हैं या लैंगहैन सेल्स भी कहते हैं। अब लैंगहैन सेल्स हम इसको कब कहते हैं, मैं आपको बताती हूँ। लैंगहैन सेल्स हम इसको तब कहते हैं कि जब इसके अंदर जो न्यूक्लियस है ना, वो यूं इन्वर्टेड यू की फॉर्म में पेरीफ्री में पड़े हुए हों, ठीक है। ये इन्वर्टेड यू की फॉर्म में पेरीफ्री में जब न्यूक्लियोफिल्स अरेंज हुए होते हैं, तो इसे हम लैंगहैन सेल्स कहते हैं। तो क्या समझ आ गया कि ग्रैनुलोमा में नेक्रोसिस होती है, मैक्रोफेजेस होते हैं, लिम्फोसाइट की रिम होती है, बहुत ओल्ड है, तो वहां पे हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू और फाइब्रोसिस भी हो सकती है। ये मैक्रोफेजेस एक्टिवेटेड फॉर्म में होते हैं, इन्हें हम एपिथेलॉइड सेल कहते हैं। और कुछ जगहों पे ये जो मैक्रोफेजेस हैं ये कंबाइन हुए होते हैं और एक बड़ा सा सेल बना हुआ होता है। मैं भी आपको माइक्रोस्कोपिक फीचर्स के दिखाती हूँ। तो इसको हम क्या बोलेंगे? जाइंट सेल्स बोलेंगे। और न्यूक्लियस इसमें बहुत सारे होते हैं, पेरीफ्री में अगर इन्वर्टेड यू शेप में अरेंज होंगे तो उसको हम लैंगहैन या जाइंट सेल, लैंगहैन जाइंट सेल्स कहेंगे। ये बात आपको समझ आ गई। अब दूसरी बात है कि ग्रैनुलोमा बनता क्यों है, क्यों बनता है ये, इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। कोई भी ऐसा फॉरेन एजेंट है जिसको रेडिकेट करना और रिमूव करना मुश्किल हो रहा है, और फिर क्या करते हैं कि मैक्रोफेजेस आके ना उसके गिर्द 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 बैठ जाते हैं और लिम्फोसाइट्स भी आके बैठ जाते हैं, ताकि ये फैले ना, ठीक है, ताकि ये फैले ना, और इसको हम एक जगह पे बंद करके रख लें, ठीक है। अब ये जो ग्रैनुलोमा है, बुक में कहता है कि दो टाइप्स के, वैसे बहुत तरह के हैं, लेकिन रॉबिन्स में इसको सिर्फ अभी फिलहाल दो टाइप्स में डिस्कस किया हुआ है। बाकी टाइप्स आप स्पेशल पैथो में देखोगे। दो टाइप्स में वो कहता है, एक हमारे पास इम्यून मेडिएटेड ग्रैनुलोमास होते हैं और दूसरा हमारे पास फॉरेन बॉडी ग्रैनुलोमा होते हैं। कोई भी फॉरेन एजेंट था, कोई भी डस्ट पार्टिकल था, कोई भी सिल्का था, कुछ भी था, जब वो चला गया बॉडी के अंदर और उसने इम्यून सिस्टम को, टी सेल्स मेडिएटेड इम्यूनिटी को स्टार्ट नहीं किया, बस उसके गिर्द आके मैक्रोफेजेस एक्यूमुलेट हुए। मैक्रोफेजेस के अलावा वहां पे टी लिम्फोसाइट्स ने आके रिम दे दी, लेकिन टी सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी या टी सेल रिस्पॉन्स इसमें इन्वॉल्व नहीं था, तो इसको हम फॉरेन बॉडी ग्रैनुलोमा कहते हैं। लेकिन अगर कोई भी एजेंट था, यानी कोई भी माइक्रोब था, जाहिर है उस माइक्रोब ने आके टी सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी को रिस्पॉन्स दिया होगा। टी सेल मेडिएटेड ने आगे मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट किया और मैक्रोफेजेस के लिए उसको खाना, उसको निगलना मुश्किल हो रहा था, तो इन्होंने उसके गिर्द एक ग्रैनुलोमा बना दिया ताकि उसको अच्छी तरह से पैक कर दिया जाए, ठीक है। अब ये जो ग्रैनुलोमा की रिकग्निशन है, ये बहुत सारे डिजीजेस में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। किन किन डिजीजेस में, ये आपको आना चाहिए, किन किन डिजीजेस में ग्रैनुलोमास अपीयर होते हैं। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस में सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है कि माइकोबैक्टीरियम टीबी के अंदर आपको ग्रैनुलोमास मिलते हैं, ठीक है। उसके अलावा ट्रेपोनीमा पैलिडम में भी आपको ग्रैनुलोमा मिलते हैं। फंगल इन्फेक्शन में भी ग्रैनुलोमास जो हैं वो अपीयर होते हैं। एक हमारे पास इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज होता है, उसमें आता है क्रोहन डिजीज, ये भी याद रखना है। क्रोहन डिजीज में भी ग्रैनुलोमा की फॉर्मेशन होती है और सार्काइडोसिस में भी, ठीक है। सार्काइडोसिस में भी ग्रैनुलोमा की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। अब ये बात हो गई। अब इंपॉर्टेंट और आखिरी चीज रह जाती है हमारे पास इस ग्रैनुलोमा की मॉर्फोलॉजी के बारे में अगर हम बात करेंगे, जो कि उन्होंने डिस्कस की हुई है, या क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की मॉर्फोलॉजी में उन्होंने बस ग्रैनुलोमा को ही एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ग्रैनुलोमा के लिए वो कहते हैं कि आपको पता होना चाहिए इसमें क्या होते हैं, एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, एपिथेलॉइड सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिथेलॉइड सेल कहते हैं। या फिर ये एपिथेलॉइड सेल्स आपस में फ्यूज हुए होंगे और फ्यूज सेल्स को हम क्या बोलेंगे, जाइंट सेल्स बोलेंगे। जैसे मैंने आपको बता दिया कि मैक्रोफेजेस भी होंगे और हो सकता है मैक्रोफेजेस आपस में फ्यूज हुए हों और क्या बना दें, जाइंट सेल बना दें, लैंगहैन जाइंट सेल, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो इसके अलावा उन्होंने बुक में वही बताई हुई है कि हमारे पास नेक्रोसिस हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। मैक्रोफेजेस होते हैं, लिम्फोसाइट्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स के अलावा फाइब्रोब्लास्ट भी हो सकते हैं और कनेक्टिव टिश्यू भी हो सकते हैं अगर वो ओल्ड ग्रैनुलोमा है,
ठीक है। अब हमने बात कर ली कि यहाँ पे क्या होंगे, फाइब्रस टिश्यू भी हो सकते हैं, कनेक्टिव टिश्यू भी हो सकते हैं, लिम्फोसाइट्स भी होते हैं और मैक्रोफेजेस भी होते हैं जो कि एपिथेलॉइड या जॉइंट सेल होते हैं। अब बात करते हैं नेक्रोसिस की। अगर नेक्रोसिस होगी तो क्या होगा और नहीं होगी तो क्या होगा। नेक्रोसिस को अगर हम ग्रॉसली देखना चाहें, ठीक है, ग्रॉस फीचर अगर नेक्रोसिस के हम देखना चाहें, अभी मैं आपको स्लाइड्स आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगी, तो ग्रॉसली जो है ये ग्रैन्युलर चीजी अपीयरेंस देती है। कैसी अपीयरेंस देती है, इसकी चीजी अपीयरेंस होती है, और चीजी अपीयरेंस वाली नेक्रोसिस को हम क्या कहते हैं, हाँ, कीजियस नेक्रोसिस। ठीक है, तो क्या मिलेगी हमें, कीजियस नेक्रोसिस मिलेगी। माइक्रोस्कोपिकली अगर हम देखेंगे तो वो बहुत ही डिरेंज सी जगह होगी, ठीक है, कोई वहां पे सेलुलर मार्जिन जो है वो हमें स्पेसिफाई नहीं हो रहे होंगे, इओजिनोफीलिया होगा, सेलुलर डिटेल्स नहीं होंगी। ठीक है, अब ये जो ग्रैन्युलोमा है, ये ग्रैन्युलोमा डिपेंडिंग अपॉन नेक्रोसिस दो तरह के होते हैं, या तो हम कहते हैं कीजिएटिंग ग्रैन्युलोमा, ठीक है, कीजिएटिंग ग्रैन्युलोमा यानी उनमें सेंट्रल नेक्रोसिस है, या फिर नॉन कीजिएटिंग ग्रैन्युलोमा कि इनमें सेंट्रल नेक्रोसिस नहीं है, सिर्फ मैक्रोफेज और लिम्फोसाइट है, जबकि इनमें सेंट्रल नेक्रोसिस होती है। सेंट्रल नेक्रोसिस कहाँ होती है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस में होती है, ठीक है, और कहाँ पे नहीं होती, तो ये आपने याद रखना है कि वो ग्रैनुलोमा जो क्रोहन डिजीज में है, वो ग्रैनुलोमा जो आपके पास सार्कोइडोसिस में होते हैं, या वो ग्रैनुलोमा जो फॉरेन बॉडी की वजह से बनते हैं, इन तीनों ग्रैनुलोमा में सेंट्रल नेक्रोसिस नहीं होती, जबकि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोटिक इन्फेक्शन में सेंट्रल कीजिएटिंग नेक्रोसिस मौजूद होती है। सो ग्रैनुलोमा की भी बात हो गई। अब आखिरी चीज आ जाती है कि जो इन्फ्लेमेशन है इसके सिस्टमिक इफेक्ट क्या है। तो एक तो आपको पता है फीवर हो जाता है। फीवर क्यों हो जाता है, क्योंकि इन्फ्लेमेशन के जो कीमोकाइंस हैं, साइटोकाइंस हैं, ये ब्रेन में जाते हैं, ये प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को एनहांस करते हैं, ये COX-1-2 को स्टिमुलेट करते हैं, उनसे हमारे पास ल्यूकोट्राइन्स वगैरह रिलीज होते हैं, और हमें पता है कि वो कंट्रीब्यूट करते हैं फीवर को। ठीक है, पढ़ा था हमने, जो प्रोस्टाग्लैंडिन E2 होता है वो फीवर कॉज करता है। उसके बाद इसका इफेक्ट क्या है, इसका इफेक्ट ये है वही एक्यूट फेज रिस्पॉन्स। एक्यूट फेज रिस्पॉन्स में लिवर से प्रोटीन की सिंथेसिस बढ़ जाती है। कौन से प्रोटीन बढ़ जाते हैं, एक तो सी रिएक्टिव प्रोटीन सबसे इंपॉर्टेंट बढ़ जाते हैं। उसके अलावा वो कहता है हमारे पास फिब्रिनोजन एमिलॉइड प्रोटीन होते हैं, ये भी बढ़ जाते हैं, और इसके अलावा कुछ और प्रोटीन भी होते हैं जैसे SAP होते हैं और हेमोसिड्रिन होता है, इनके लेवल जो है वो काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो जाते हैं। ये जो सी रिएक्टिव प्रोटीन है, इसका आपने याद रखना है, अगर ये ज़्यादा होंगे तो MI के लिए रिस्क बढ़ जाता है। सो एक मार्कर है जिसको हम डायग्नोज करके MI के लिए रिस्क को चेक करते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर हमारे पास जो CRP है और SAP है, ये मिल के ऑप्सनाइजेशन करने में भी हेल्प करते हैं और फैगोसाइटोसिस में भी हेल्प करते हैं, जबकि FAP जो फिब्रिनोजन एमिलॉइड प्रोटीन है, ये क्या करता है, ये RBCs को स्टैक्ड कर देता है, उनकी सेडिमेंटेशन को बढ़ा देता है, उनकी ग्रेविटी को बढ़ा देता है, वो इजीली नीचे बैठ जाती हैं, और फिर इसकी मदद से हम वो ESR फाइंड करते हैं जो मैंने आपको बताया था, और ये ESR आपको इन्फ्लेमेशन के बारे में बताता है। देन तीसरी चीज इसका इफेक्ट क्या आता है, मैं इसको इतना ज्यादा इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रही, आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तीसरी चीज आती है लाइक ल्यूकोसाइटोसिस, यानी जाहिर है जब इन्फ्लेमेशन हो रही है, रिएक्शन चल रहा है, तो जो आपका बोन मैरो है वहां से RBCs के नंबर के लिए सिग्नल जाएगा कि बढ़ा दो। तो इसने बताया है कि अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तो न्यूट्रोफीलिया होगा, अगर पैरासाइटिक इन्फेक्शन है तो इओजिनोफीलिया होगा, एलर्जिक इन्फेक्शन है तो बेजोफीलिया या इओजिनोफीलिया हो सकता है। देन उसने आखिरी बात की है कि इसके साथ साथ आपका जो हार्ट रेट है वो भी बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है, स्वेटिंग कम होती है, राइगर, चर्ल्स, ये वगैरह वगैरह। और अगर यही टॉक्सिन जो है ब्लड के अंदर चले जाएं तो वो वहाँ पे डाइजेमिनेटेड इंट्रा सेलुलर कोएगुलेशन स्टार्ट कर देंगे, और उससे सेप्टिक शॉक और आपकी वेजोडाइलेशन और सेप्टिक शॉक और डेथ भी हो सकती है। तो ये कुछ सिस्टमिक इफेक्ट हैं इन्फ्लेमेशन के, किसकी वजह से फीवर हो सकता है, एक्यूट फेज रिस्पॉन्स आता है, ल्यूकोसाइटोसिस होती है, और सेप्टिक शॉक और डेथ हो सकती है। सो यहाँ पे हमने क्रॉनिक इफेक्ट सारे बहुत डिटेल में पढ़ लिए हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रिपेयर कराऊंगी और आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा।